नमस्ते बच्चों। आज मैं चैप्टर 7 पहेलिका का व्याकरण कार्य आप बच्चों को बताऊंगी जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। पहेलिका का है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो धातु के पूर्व या किसी शब्द के पूर्व लग के उसके अर्थ को बदल देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग हैं, ठीक है, जैसे आ, उत इत्यादि, प्र, परा, इस तरह से 22 उपसर्ग संस्कृत में बताए गए हैं। उपसर्ग को पढ़ा रही हूँ मैं। क स्तंभ और ख स्तंभ में देखिए। बालकः गच्छति, बालक जाता है। बालकः आगच्छति, इसमें आ उपसर्ग जो मैंने यहाँ पृथक करके लिख दिया है, आ उपसर्ग लेने से क्रिया बदल जाती है, आता है हो जाएगी, बालक आता है। यहाँ बालकः गच्छति, बालकः आगच्छति, आ को मैंने पृथक कर दिया। अगर आ को मैं ऐसे ढक देती हूँ तो बालकः गच्छति, बालक जाता है। अगर इसको संयुक्त कर देती हूँ, इसके साथ जोड़ देती हूँ तो बालकः आगच्छति, बालक आता है। वृक्षात् पत्रम पतति, पतति मतलब गिरता है। खगः आकाशे उत्पतति मतलब उड़ना होता है। यहाँ उत को ढकने से पतति हो गया। खगः गगने पतति, गगन में गिरता है। अच्छा, पुत्रः कार्यं करोति, पुत्र कार्य करता है। पुत्रः जनकम अनुकरोति, पुत्र जनक का अनुकरण करता है। चौरम धनम हरति, निपः वाटिकां विहरति। पुत्रः जनकम नमति, पुत्र अम्बाम प्रणमति। इससे मैंने सभी उपसर्ग को छांटकर पृथक किया है। आ, उत, अनु, वी है, ये वी रहती यानी वी को मैंने अलग किया। अप्र, ये सारे उपसर्ग हैं। अब हम इसके आगे आते हैं। ऊपरी लिखितेषु, ऊपरी ख स्तंभे लिखितेषु वाक्येषु क्रियापदानाम अर्थः क स्तंभात् भिन्न अस्ति, यानी इससे क स्तंभ के ये वर्ड है, सेंटेंस है, और ख स्तंभ के ये सेंटेंस है, दोनों में भिन्नता है। पुत्र माता को प्रणाम करता है, यहाँ पर नमस्कार करता है, पुत्र माता को प्रणाम करता है। नंबर 2, कारणम ख स्तंभ क्रियापदानी आ, यानी एक ख स्तंभ के जितने क्रियापद हैं उसमें आ, उत, अनु, वी, प्र उपसर्गे युक्तानि सन्ति, उपसर्ग से युक्त हैं। इसमें पिंक बॉक्स में कुछ आप बच्चों को स्मरण करने योग्य बातें कही गई हैं, उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उपसर्गस्य प्रयोग धातु शब्दात् वा पूर्वम भवति, उपसर्ग के प्रयोग धातु शब्दों से पूर्व होता है। उपसर्ग युक्त पदानाम कुतचित अर्थ भिन्न कुतचित सामान्य भवति, उपसर्ग से कुछ धातुओं का अर्थ भिन्न होता है और कुछ सामान्य हो जाता है। कुछ उपसर्ग यहाँ दिए हुए हैं बच्चे। कोष्टके लिखितानि पदानि योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, कोष्ट में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। जैसे नंबर 1, शिष्य गुरु प्रणमति, प्र जोड़ नमति, दोनों को हमने जोड़कर यहाँ पर प्रणमति कर दिया है। विमानम आकाशे उत जोड़ पतति, उत्पतति यानी उड़ता है। नंबर 3, सह क्रीडा क्षेत्रात् आगच्छति, आ जोड़ गच्छति, आगच्छति, गच्छति में जाता है, आ लगने से जुड़ गई क्रिया तो आगच्छति हो गया। माता दुग्धम आनयति, जना उद्याने बिरहन्ति, गंगा हिमालयात निर्गच्छति, ये सारे उपसर्ग अगर एग्जाम में आपके आते हैं, इसे तोड़कर पृथक करने की बात कही जाती है तो बीजो हरती कर देंगे, आज और नैति करने के उपसर्ग पृथक करने का ही प्रश्न वर्ग में पूछे जाते हैं और संयुक्त करने के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप निर्जोड़ गच्छति कर देंगे, उत जोड़ पतति कर देंगे, उत यहाँ पर, लेकिन जब पृथक करेंगे तो त्वमें हाता हलंत या व्यंजन का रूप धारण कर लेता है। प्र जोड़ नमति तो प्र को उपसर्ग कर देंगे। अब मैं उपसर्ग पर आती हूँ। इसी चैप्टर का ये पार्ट है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। न व्यय इति अव्यय कथ्यते, जो कभी व्यय नहीं होता, जो कभी खर्च नहीं होता, उसको हम अव्यय कहते हैं। अव्यय तीनों लिंगों के साथ, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, सबके साथ समान रूप से कार्य करता है। किसी के साथ इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करता है, ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे मैं कहूँ तत्र बालकः अस्ति, तत्र बालिका अस्ति, तत्र फलम अस्ति। बालक पुल्लिंग है,
तो वहाँ परिवर्तन तो नहीं हुआ, तत्र बालकः अस्ति ही रहा। तत्र बालिका अस्ति, बालिका भी स्त्रीलिंग है, उसमें भी कोई परिवर्तन तत्र में नहीं हुआ। तत्र पुस्तकम अस्ति, वहाँ भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब ये तीनों लिंगों में कोई मतभेद नहीं रहता है, वह सबके साथ बैठ सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कहा ही गया है न व्यय इति अव्यय कथ्यते, जो कभी व्यय नहीं होता, जो कभी खर्च नहीं होता, उसको हम अव्यय कहते हैं। अब बच्चे यहाँ पर देखिए, बिडाल पेटिकाया ऊपरी तिष्ठति, ऊपरी जो है वह अव्यय है, बिल्ली पेटी के ऊपर बैठी हुई है। दूसरा सेंटेंस है बिडाला पेटिकाया नीचे हस्ती, वह यहाँ पे नीचे बैठी हुई है, पेटी के नीचे है। बिडाला पेटिकाया अंतः हस्ती, बिल्ली पेटी के अंदर में बैठी हुई है। बिडाला पेटिकाया बही निर्गच्छति, बाहर निकलती है। बिडाला पेटिकाया बामतः, इसकी बाईं ओर बैठी हुई है। बिडाला पेटिकाया दक्षिणतः, यानी दाहिनी ओर बैठी हुई है। बिडाला पेटिकाया पूर्वतः, मतलब आगे बैठती है। ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु, ऊपर लिखे हुए वाक्यों में, यानी स्थूल पदानि सन्ति, जो मोटे काले अक्षर लिखे हैं, ये सारे वामतः, दक्षिणतः, अंत, बही, ये सारे काले मोटे अक्षर जो भी लिखे हैं उनको यहाँ पर लिख देना है। जैसे ऊपरी, वामतः, नीचे, दक्षिणतः, अंत, पूर्वतः, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ कुछ बातें कही गई हैं आप बच्चों के लिए। एतानी पदानी अव्ययानि कथ्यते, इन पदों को अव्यय कहते हैं, यानी इनको, इन सारे शब्दों को अव्यय कहते हैं। एतेषाम अव्यय पदानाम रूपाणि न भवति, अव्यय पद की कोई रूप नहीं होते हैं। एतेषाम अव्ययानाम प्रयोग, इन अव्ययों का प्रयोग त्रिषु लिंगेषु सर्वेषु वचनेषु सर्वासु च विभक्तेषु सम्मान रूपेण एव भवति। मैंने कहा है ना कि यह तीनों लिंगों में, तीनों पुरुषों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में एक समान चलते हैं, इनके साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने कहा था तत्र बालका अस्ति, तत्र बालिका अस्ति, तत्र पुस्तकम अस्ति, कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 89 पर, अभ्यास कार्य में आते हैं। अव्यय से के ही ये सारे प्रश्न इसमें भी दिए गए हैं। ये एक स्टोरी बताई गई है प्यासे कौवे की विषय में, संस्कृत में। बचपन में हमने भी पढ़ा था, आप भी पढ़ रहे हैं। पूरा एक काकः आसीत्, प्राचीन काल में एक कौवा था। एकता सह पिपासया व्याकुलः अभवत्, एक बार वो प्यास से व्याकुल था। स इतस्ततः अभ्रमत्, वह इधर उधर घूमा। कुत्रचित् सह जलम न अपश्यत, कहीं भी वह जल नहीं देखा। तदा सह अचिंत्यत, तब उसने सोचा अधुना किं करोमि, अब मैं क्या कर। स पुनः इतस्त अभ्रमत्, वह फिर से इधर उधर घूमा। सहसा एव सह एकम घटम अपश्यत, और अचानक ही उसने एक घड़ा देखा। घटे किंचित एव जलम आसीत्, घड़े में थोड़ा सा जल था। ततः सह चिंत्यति, तब वो सोचने लगा कथम एतम जलम अपि आगमिष्यति, ऊपरी आगमिष्यति, कैसे यह जल ऊपर आएगा। स पुनः विचार्यति एवं विचारा सह पुनः पुनः गच्छति, इस प्रकार विचार करता हुआ वह बार बार जाता है। सह तत्र कंकणानि अपश्यत, वह रास्ते में कंकणों को देखता है। स एकम एकम कंकणम घटे अच्छिपत, उसने एक एक टुकड़ा पत्थर का घड़े में डाला। यदा स बहुनी कंकणानि, जब वो उसने बहुत सारे कंकणों को घड़े में डाला। तथा घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, तब घड़े से जल ऊपर आ गया है। एवं सह जलम अपीबत, इस प्रकार उसने जल पिया। संतुष्टम च अभवत, और वह संतुष्ट भी हो गया। अब यहाँ पर अस्याम कथाया, यानी स्थूल पदानि सन्ति तानि अव्यय पदानि सन्ति एतानि चित्वा अदलिखन्तु। अब इस स्टोरी में जितने मोटे अक्षर हैं, जैसे पूरा है, एकदा है, पुनः है, इतस्ततः है, कुत्रचित है, एवं, किंचित, पुरः, पुरः, तथा, इन सारे शब्दों को चयन करके यहाँ आपको लिखना है। मैंने लिखा है आपके लिए। पूरा, एकदा, इतस्ततः, कुत्रचित, न, अधुना, पुनः, इतस्ततः, सहसा, कथम, ततः, एव, किंचित, पुनः, एवं, पुरः, पुरः, तत्र,
च एवं उपरि तदा यदा। अब क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषाया अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु। इस मंजूषा में अव्यय दिए हुए हैं, ये सारे अव्यय हैं, इनसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चे। जैसे यहाँ पर दिया है वृक्षस्य, वृक्षस्य ऊपरी बानरः अस्ति, ऊपर है, वृक्ष के ऊपर बंदर है, इसलिए हम यहाँ पर ऊपरी लगाएंगे। देखिए इसमें ऊपरी का है ना, ऊपरी दिया हुआ यहाँ पर। श बहि गच्छति, ये घर का दरवाज़ा है, बाहर जाता है, तो यहाँ पर हमने बहि का प्रयोग किया है। काका ऊंचे वदति, कौवा जोर से बोलता है। कच्छपा सैन्य गच्छति, कछुआ धीरे जाता है। कुकुरा इतस्ततः भ्रमति, कुत्ता इधर उधर घूमता है। पुरुष पूरा पूरा गच्छति, पुरुष धीरे धीरे जाता है। अहम अधुना पठामि, अब मैं पढ़ता हूँ। श उपवनम प्रति गच्छति, वन की तरफ जाती हैं। उसी प्रकार से जलम नीचे पतति, जल नीचे गिरता है यहाँ से। और बालक मात्रा सह गच्छति, बच्चा माता के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, अव्यय पदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु। अव्यय पदों को रेखांकित कीजिए। जैसे त्वम कुत्र गच्छसि, कर्ण अहम तु उद्यानम प्रति गच्छामि, यहाँ पर कुत्र को अंडरलाइन करना होगा। यहाँ पर तु प्रति, अहम अपि त्वया सह गमिष्यामि, अपि सह हो गया। फिर यहाँ पर तु, सदैव, उचितम, यदि, न, जितने अव्यय हैं उनको अंडरलाइन करना। अपि, न, सारे को हमने अंडरलाइन कर दिया है, आप देख लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मंजूषायाम दत्तान शब्दान संयोज्य वाक्यानि रचन्तु। मंजूषा में दिए हुए शब्दों को जोड़कर वाक्य को लिखना है। जैसे अहम, अहम से दिया हो, अहम अद्य गृहे तिष्ठामि, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह से सेंटेंस बना के, अहम अद्य गृहे तिष्ठामि, यानी एक अहम से अहम अधुना पाठम स्मरामि, अहम अधुना सत्यम वदामि, जो भी सेंटेंस होगा यहाँ पर आप एक अहम यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ पर ये अव्यय को उठाएंगे, फिर यहाँ पर जो कर्म है उसको उठाएंगे, फिर क्रिया, सबको जोड़कर आप सेंटेंस बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है। सामने सामने हमने कर दिया है, आप बच्चे करेंगे। उसी का और पाठ इधर दिया हुआ है। अहम अपि उद्याने भ्रमामि, अहम शीघ्रम कार्यम करोमि, अहम सदा पुस्तकम पठामि, अहम अत्र पाठम स्मरामि। जो पीछे हमने आपको दूसरे पेज में बताया उसका है। अब है अव्यय चित्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु। यहाँ पर अव्यय दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया हुआ है जिससे पूरा करना। एकदा द्वे मित्र आस्ताम, यहाँ से चुनकर अव्यय से पूरा कर देना। एक बार 2 मित्र थे, तो परस्परम घनिष्ठता आस्ताम, उन दोनों में बहुत घनिष्ठता थी। तयो मध्य, उन दोनों के बीच। अतीव, अतीव का अर्थ होता है बहुत। स्नेह आसित, प्यार था। तो सर्वदा मिलित्वा, वे लोग हमेशा मिलकर। एवं भ्रमणाय गच्छत, मिलकर हमेशा घूमने जाते थे। तत्र तो दीर्घ वार्तालापम कुरुता, वहाँ वे लोग बहुत वार्तालाप करते थे। इत्यर्थम, इस प्रकार। तो कालम सुखेन यापयतः, इस प्रकार दोनों ने सुख से अपने समय को व्यतीत किया। ये बच्चे आपके स्मरण योग्य हैं, कुछ दिए हुए हैं बॉक्स में, आप बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर जाएंगे बेटा। जब भी आप पढ़ेंगे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यह अव्यय है, एक तरह से शब्दार्थ भी आपको याद हो जाएंगे। पठन्तु अवगच्छन्तु च, जैसे एकदा, एक बार, इस तरह से। वंस ओपन ए टाइम, इस तरह से दिया पूरा, बहुत समय पहले। उसके बाद तदा, तब, अधुना, अब, नाउ, जिस तरह से पूरा ये है अव्यय, इसके हिंदी अर्थ, इसमें इंग्लिश अर्थ। धन्यवाद बच्चों।